संविधान के अध्ययन के इस अंक में आज महत्वपूर्ण विषय वस्तु है, विशेषकर प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए, क्योंकि इस भाग से बहुत प्रश्न उठते हैं कि आज़ादी के पश्चात या संविधान लागू होने के पश्चात भारतीय संविधान के कौन कौन से प्रमुख संविधान संशोधन हुए हैं। इस अंक में हम उन प्रमुख संविधान संशोधन का अध्ययन करेंगे। पहले तो जो हमारा पूर्व का अंक है उसमें आपने देखा था संविधान संशोधन प्रक्रिया। आज जो है महत्वपूर्ण जो प्रमुख संविधान संशोधन अब तक हुए हैं उन्हें लेते हैं। साथियों, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ और भारत उसी के साथ गणतंत्र हो गया था। मात्र एक वर्ष पश्चात यानी वर्ष के भीतर ही संविधान संशोधन की आवश्यकता महसूस हुई और प्रथम संविधान संशोधन 1951 में किया गया। इसमें जो प्रमुख पक्ष जिनका संशोधन किया गया उन्हें समझते हैं। पहली बात तो ये कि अनुच्छेद 31 जिसमें संपत्ति का मूलाधिकार वर्णित था और ये संपत्ति का मूलाधिकार बाधा उत्पन्न कर रहा था जमींदारी प्रथा के उन्मूलन में, क्योंकि जब जो है जमींदारों से उनकी भूमि छीन करके भूमिहीनों को देने की व्यवस्था लैंड सीलिंग एक्ट के तहत की जा रही थी, तो जो राज्यों के लैंड सीलिंग एक्ट थे उनके विरुद्ध लिटिगेशन फाइल करते थे जमींदार, और वो जो है संपत्ति के मूलाधिकार को आधार बना लेते थे, जिससे मामला न्यायालय में वो चला जाता था और प्रक्रिया में गत्यारोध उत्पन्न होते थे। तो इस प्रक्रिया इसको ध्यान में रखते हुए पहली बार ये प्राविधान किया गया। संपत्ति के मूलाधिकार के तहत जो अनुच्छेद 31A और 31B दो भागों में बांटा गया। साथ में ये प्राविधान कर दिया गया कि यदि भूमि सुधार और जो है जमींदारी प्रथा के उन्मूलन में कोई बाधा उत्पन्न होती है तो ये संपत्ति का अधिकार या अनुच्छेद 31 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा और अनुच्छेद 14, 19, 31 का भी उल्लंघन नहीं माना जाएगा। अर्थात जमींदारी प्रथा के उन्मूलन के लिए वो जो है राज्य निर्णय ले सकते हैं और जमींदारों से उनकी जो अतिरिक्त भूमि है वो ले करके लैंड सीलिंग एक्ट के तहत भूमिहीनों को दे सकते हैं। साथ ही एक महत्वपूर्ण बात ये थी कि अभी तक जो हमारे अनुच्छेद 19 में जो स्वतंत्रताएं थी वो अब्सोल्यूट प्रकृति की थी, यानी परम थी, उन पर कोई प्रतिबंध नहीं था। लेकिन जैसे कि अनुच्छेद 19 में ही पहला क्लाज है कि विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तो विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कोई प्रतिबंध नहीं था। लेकिन एक साल के भीतर ही ये स्पष्ट हो गया कि वाचाल भारतीय इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर सकते हैं। अतः इस प्रथम संविधान संशोधन द्वारा वो उस पर युक्त प्रतिबंध लगा दिए गए और वो युक्त प्रतिबंध इस तरीके से थे कि सदाचार, शिष्टाचार, लोक व्यवस्था, कानून व्यवस्था, मित्र राष्ट्रों के साथ संबंध, इनके आधार पर जो है कोई भी मतलब इनके आधार पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इस स्वतंत्रता पर लगाए गए। यानी अब जो है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इन प्रतिबंधों के तहत है, अर्थात सदाचार, शिष्टाचार, लोक व्यवस्था, मित्र राष्ट्रों के साथ संबंध, न्यायपालिका की निष्पक्षता, तो इन आधारों पर जो है हमारा संविधान में जो स्वतंत्रता है वो कार्य करेगी। इसके बाद जो है साथियों अभी तक 8 अनुसूची थी। पहले ही संविधान से, प्रथम संविधान से एक नवी अनुसूची जोड़ी गई और उस नवी अनुसूची में यह प्राविधान किया गया कि इस अनुसूची में वर्णित प्राविधानों को लेकर के न्यायालय में कोई लिटिगेशन दायर नहीं करेगा। यानी वो जो विषय यदि अनुसूची 9 में शामिल कर लिया जाएगा तो उसको जो है
न्यायालय में उस विषय पर वाद नहीं लाया जा सकता। तो एक ये मान लीजिए कि संसदीय जो सर्वोच्चता लाने का प्रयास किया गया और वो जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायिक समीक्षा से ऐसे विषयों को पृथक रखने का भी प्रयास किया गया। तो प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जो बातें थी वो आपने समझा। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर जो अगला महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है वो 7वां संविधान संशोधन 1956 है। और साथियों, आप जानते हैं कि आज़ादी के पूर्व ही भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग चल रही थी, लेकिन चाहे वो यस्केदर आयोग हो या जेवीपी समिति हो, उन सब ने अपनी सिफारिश में कहा कि केवल भाषाई आधार पर यदि राज्यों का पुनर्गठन होता है तो इससे राष्ट्र की एकता एवं अखंडता को खतरा पहुंच सकता है। इसलिए केवल भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होना चाहिए और राज्यों का पुनर्गठन करते समय प्रशासनिक सुविधा और अन्य पक्षों को भी ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन जब जो है पृथक तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य की मांग का नेतृत्व कर रहे रामल्लू ने तालाब में कूदकर जान दे दी, तो जो है बहुत समय तक जनभावनाओं को नजरअंदाज कोई भी लोकतांत्रिक सरकार नहीं कर सकती। तो तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी ने जो है एक फजल अली आयोग का गठन कराया। यानी जस्टिस फजल अली आयोग ने जो है जब अपनी सिफारिश दी तो उस सिफारिश के आधार पर जो राज्यों का व्यापक भाषाई आधार पर पुनर्गठन किया गया, उसे लागू करने के लिए 7वां संविधान संशोधन 1956 लागू किया गया। और ये जो है फजल अली आयोग की सिफारिशों को लागू करने हेतु प्रमुख रूप से ये संविधान संशोधन लाया गया था। ये तथ्य आप दिमाग में रखेंगे और साथ में ये भी एक तथ्य रखेंगे कि जो है प्रथम भाषाई आधार पर राज्य जो गठित हुआ था वो तेलुगु भाषा के आधार पर वो आंध्र प्रदेश राज्य ही है। तो ये 7वां संविधान संशोधन हो गया। इसके पश्चात साथियों 24वां संविधान संशोधन 1971। यहाँ पर साथियों चर्चा कर देना उचित है कि कुछ ऐतिहासिक वाद है जो न्यायपालिका में विशेषकर सर्वोच्च न्यायालय में चलाए गए। उनमें जैसे शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ 1951 का वाद है। इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई जो है संसद भाग 3 सहित संविधान के किसी भी भाग का संशोधन कर सकती है और उसके संविधान संशोधन की जो ताकत है वो अब्सोल्यूट है, कोई दिक्कत नहीं, संसद को ये ताकत मिली हुई है। लेकिन जब यही बात गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 के बाद में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष गई तो सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं अपने पूर्व के निर्णय को पलट दिया और उसने कहा क्योंकि भाग 3 में वर्णित मूलाधिकारों की विशेष स्थिति है और अनुच्छेद 13 में उन्हें विशिष्ट स्थान दिया जाता है, अतः इस भाग में वर्णित मूलाधिकारों का संशोधन संसद नहीं कर सकती है। तो यानी जो पूर्व के निर्णय थे उसको पलटते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के वाद में इसे जो है कहा कि संसद इस भाग में वर्णित मूलाधिकारों का संशोधन नहीं कर सकती। तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के वाद में जो दिया गया निर्णय था सर्वोच्च न्यायालय का, उसके प्रभाव को समाप्त करने के लिए 24वां संविधान संशोधन 1971 आया। ये आप याद रखेंगे कि गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के वाद में जो निर्णय आया था उसको जो है अप्रभावी करने के लिए ये लाया गया और ये प्रावधान कर दिया गया कि संसद
जो है भाग 3 सहित संविधान के किसी भी भाग को संशोधित करने का अधिकार रखती है, इसको जो है किसी जो है संविधान संशोधन के मामले न्यायालय के समक्ष लाए ही नहीं जा सकते। तो यहाँ पर साथियों, ये यद्यपि बाद में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के बाद में न्यायपालिका थोड़ा बैकफुट पे हुई थी और उसने इस बात को तो स्वीकार किया कि संसद संविधान के भाग 3 सहित समस्त भागों का संशोधन कर सकती है, लेकिन उसने इसी वाद में जो आधारिक लक्षणों के सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ बेसिक फीचर्स दे दी कि कुछ ऐसे संविधान के प्रावधान है जिनको आधारिक लक्षण माना जाना चाहिए और उनका संविधान संशोधन संसद भी नहीं कर सकती। तो उसकी लिस्ट उसने जारी कर दी न्यायपालिका ने कि भाई संविधान की सर्वोच्चता, केंद्र राज्यों के मध्य शक्ति संतुलन, निर्वाचित राष्ट्रपति का पद, मूलाधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के मध्य संतुलन, ये सब उसने आधारिक लक्षणों के अंतर्गत ले लिया था। लेकिन बाद में इसी को रेटिफाइड भी किया था। वो जो है मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ में जो निर्णय दिया था वो 1973 के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के बाद में दिए गए निर्णय को ही उसने पुष्टि की। इस प्रकार आज जो है यही व्यवस्था है कि संसद संविधान के किसी विभाग का संशोधन कर सकती है, किंतु वो जो है संविधान के आधारिक लक्षणों को नहीं मिटा सकती है। अगला चलते हैं साथियों, 26वां संविधान संशोधन 1971। ये 1971 में इंदिरा जी थी और उन्होंने जो है समतामूलक समाज और खासकर गरीबी हटाओ का नारा दिया था। तो ऐसे में जो प्रीवी पर्सेस थे यानी देशी रियासतों के जो शासक थे वो उनको जो है सरदार पटेल के समय ये कहा गया था कि यदि वो भारतीय संघ का हिस्सा बनते हैं तो उन्हें विशिष्ट दर्जा और विशिष्ट सुविधाएं दी जाएगी और इसे संविधान में प्रीवी पर्सेज के रूप में स्थान मिला था। लेकिन 1971 में 26वें संविधान संशोधन द्वारा प्रीवी पर्सेज को समाप्त कर दिया गया, यानी अब जो है राजा महाराजे या देशी रियासतों के शासकों को अब कोई भी विशिष्ट अधिकार प्राप्त नहीं रह गया। तो ये भी महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है। इसके बाद अगला महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है 35वां संविधान संशोधन 1974। यहाँ पर एक जो है पर्वतीय राज्य सिक्किम था और उस राज्य का जो शासक था चोएंगाल, वो जो है चाइना के प्रति जो है झुकाव रखता था, लेकिन यहाँ की जनता भारतीय संघ में मिलने के पक्ष में थी। तो पहली बार एक रणनीतिक जो है प्रयास किया गया और 35वें संविधान संशोधन 1974 द्वारा ये जो है सिक्किम को पहले सह राज्य का दर्जा, एसोसिएट स्टेट पहला है भारत का, पहले इसे सह राज्य का दर्जा दिया गया और इसके पश्चात जो है 35वां संविधान संशोधन एक साल बाद कर दिया गया, 36वां संविधान संशोधन 1975 द्वारा सिक्किम को 22वें पूर्ण राज्य के रूप में भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया। वो जो है अब भारत संघ का वो पूर्ण राज्य है। यद्यपि चाइना समय समय पर सिक्किम को लेकर के अपना असंतोष प्रकट करता है, वो अरुणाचल प्रदेश को लेकर के भी असंतोष प्रकट करता है। तो साथियों ये एक महत्वपूर्ण संशोधन है। इसके बाद जो है हमने जो ये बताया ये परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी है, लेकिन इससे भी अधिक जो सबसे महत्वपूर्ण संविधान संशोधन, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है और जिसे हम मिनी संविधान संशोधन मतलब मिनी संविधान का भी दर्जा देते हैं, उसके बारे में समझते हैं। 42वें संविधान संशोधन 1976 को समझते हैं। ये जो है अत्यंत महत्वपूर्ण संशोधन है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान के अनेक प्राविधान संशोधित किए गए, इसीलिए इसे जो है
मिनी संविधान का भी दर्जा दिया जाता है। और जो है इंदिरा गांधी के समय संसद ने ये कार्य किया था और संविधान के अधिकांश प्राविधानों को प्रभावित किया था। तो 1976 में 42वां संविधान संशोधन आया, इसे हम मिनी संविधान भी कहते हैं। इससे जो प्राविधान संशोधित हुए हैं उन्हें समझते हैं। पहली बात तो संविधान की प्रस्तावना में साथियों 2 नए शब्द जोड़े गए, समाजवाद एवं पंथ निरपेक्षता या धर्मनिरपेक्षता शब्द को जोड़ दिया गया। सोशलिज्म यानी समाजवाद विश्व में अत्यंत लोकप्रिय हो रहा था और समाजवाद के तहत रशिया ने बड़ी प्रगति अर्जित की थी। इंदिरा जी ने जो है गरीबी उन्मूलन का नारा दे रखा था। समतामूलक समाज की स्थापना के लिए उन्होंने संविधान की प्रस्तावना में ही पहले जो है यानी प्रस्तावना के अंतर्गत 2 शब्द जोड़े, समाजवादी और पंथनिरपेक्ष राष्ट्र। और जो है इसके साथ ही राष्ट्र की एकता एवं अखंडता शब्दावली जोड़ी गई, यानी और अधिक उसको जो है पुशअप किया गया कि अब जो है राष्ट्र की एकता एवं अखंडता शब्दावली को जोड़ दिया गया, जो राष्ट्र की एकता के स्थान पर अब राष्ट्र की एकता एवं अखंडता शब्दावली को जोड़ा गया। तो पहला तो यही कि समाजवादी पंथ निरपेक्ष जो है शब्दावली, पंथ निरपेक्ष समाजवाद का यद्यपि आशय ये होता है कि जो भी राज्य के उत्पादन के साधन हैं वो राज्य के स्वामित्व के अंतर्गत होंगे और सभी जो है श्रमजीवी होंगे, कोई किसी के श्रम को हड़प नहीं करेगा, जो पूंजीवाद के बिल्कुल विपरीत अवधारणा है। लेकिन भारतीय संदर्भों में समाजवाद का आशय है कि जो है उत्पादन के साधनों, संपत्ति के साधनों का अहितकारी बंटवारा नहीं होगा और प्रत्येक स्त्री पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। काम पाने का अधिकार अनुच्छेद 41 में जो है वो भी दिया जाएगा। इस तरीके से समाजवाद की अवधारणा थी। इसके साथ ही पंथ निरपेक्षता का भी आशय है कि राष्ट्र का कोई राष्ट्र धर्म नहीं होगा। जैसा कि भारत के साथ आज़ाद हुए पाकिस्तान ने अपना राष्ट्र धर्म इस्लाम घोषित कर दिया, लेकिन भारत ने हिंदू धर्म को अपना राष्ट्रीय धर्म नहीं घोषित किया, बल्कि उसने पंथ निरपेक्षता के आशय को अपनाया और उसमें सभी व्यक्तियों को धार्मिक मामलों में वो जो है आज़ादी दी कि वो किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उनका अनुकरण कर सकते हैं, कोई पूजा पद्धति अपना सकते हैं। तो यहाँ पर साथियों ये पहला बिंदु महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त जो है जो भाग 4 है भारतीय संविधान का, उसमें अनुच्छेद 39 का जोड़ा गया। इसमें ये कहा गया कि अक्षमता की स्थिति में लोगों को फ्री लीगल एड उपलब्ध कराएगा राज्य, यानी निःशुल्क कानूनी सहायता का प्राविधान किया गया कि यदि कोई व्यक्ति वकील के खर्च का वहन नहीं कर सकता तो अक्षमता की स्थिति में उसे निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने का दायित्व राज्य का होगा। इसके साथ ही अनुच्छेद 43 का जोड़ा गया और इस 43 का में ये प्राविधान किया गया कि जो उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों की, कर्मकारों की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाएगी, यानी जो ये यूनियन है, श्रमिक संघ है, उनको एक प्रकार से वो संवैधानिक दर्जा ही मिल गया। इसके साथ ही 48 का जोड़ा गया और उसमें जो है ये प्राविधान किया गया कि राज्य वन्य जीवों और झीलों और प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा का हर संभव प्रयास करेगा। तो ये 3 प्राविधान जो भाग 4 में जोड़े गए
वो महत्वपूर्ण हैं और पूछे भी जाते हैं। इसके बाद जो है इस संविधान संशोधन द्वारा एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया, वो भाग 4 का अलग से जोड़ दिया गया। भाग 4 का और अनुच्छेद 51 जोड़ करके नागरिकों के मूल कर्तव्य, 10 नागरिकों के मूल कर्तव्य जोड़ दिए गए। हालांकि बाद में 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा एक और मूल कर्तव्य जुड़ जाएगा, लेकिन पहले जो है मूल संविधान में मूल कर्तव्यों का साथियों कोई उल्लेख नहीं था। आचार्य स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के उपरांत वो जो है 10 मूल कर्तव्य नागरिकों के जोड़े गए। इसके साथ ही एक और प्रावधान किया गया कि जो है इस संविधान द्वारा ये कहा गया, पहली बार कैबिनेट शब्द का प्रयोग हुआ है इसमें, और कहा गया है कि कैबिनेट की यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात ये है कि मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद की सलाह जो भी होगा उस पर जो है उसे मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य होगा। वो संसद द्वारा पारित विधेयकों पर हस्ताक्षर के लिए बाध्य होगा। तो इस तरीके से राष्ट्रपति को रबर स्टाम्प बनाने का प्राविधान इसमें कर दिया गया। यद्यपि 44वें संविधान संशोधन द्वारा एक बार पुनर्विचार कर हेतु भेजने का प्राविधान किया गया था। यहाँ पर एक और संविधान संशोधन हो गया था कि लोकसभा और विधानसभाओं, लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था। 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दिया गया था। ये एक संविधान संशोधन इसी में लागू किया गया था। यद्यपि जो है 44वां संविधान संशोधन उसने इसे रोल बैक कर लिया था बाद में। इसके बाद जो है इसी जो है संविधान संशोधन द्वारा सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स की स्थापना, यानी के साथ साथ क्षेत्रीय न्यायाधिकरणों, रीजनल ट्रिब्यूनल्स की स्थापना का निर्णय लिया गया था। और अनुच्छेद 23 के तहत जो न्यायाधिकरण हैं उनको जो है संवैधानिक मान्यता दे दी गई थी। इसके बाद जो है वन संपदा, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण, ये जो विषय थे अभी तक राज्य सूची में थे, वन संपदा, शिक्षा और जनसंख्या नियंत्रण, उससे जो है उठा करके जो है अब समवर्ती सूची में कर दिया गया। जो 66 विषय थे राज्य सूची में वो घटकर 61 रह गए और समवर्ती सूची में वो शिक्षा, वन संपदा, इन विषयों को शामिल कर लिया गया। जनसंख्या नियंत्रण, साथ में एक नया विषय परिवार नियोजन जोड़ा गया जो समवर्ती सूची का विषय है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं साथियों कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा व्यापक जो है परिवर्तन हुआ संविधान में, और संविधान को एक प्रकार से वो अपने पक्ष में कार्यपालिका करने का प्रयास किया है। लेकिन 44वें संविधान संशोधन जब जो है इमरजेंसी पीरियड में जो है अलोकप्रियता इंदिरा जी की बढ़ी और उसके बाद पहली बार एक गैर कांग्रेसी सरकार का गठन मोरारजी देसाई के नेतृत्व में हुआ। तो जो 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में अतार्किक संशोधन किए गए थे उनको रेटिफाइड करने का प्रयास किया गया। तो 44वां संविधान संशोधन 1978 महत्वपूर्ण है और इस 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो परिवर्तन हुए उसे समझते हैं साथियों। 1978 में ये 44वां संविधान संशोधन आया था और इस 44वें संविधान संशोधन द्वारा जो भारतीय संविधान में प्राविधान किए गए वो ये कि अब अनुच्छेद 352 में संशोधन कर दिया गया और आंतरिक अशांति के आधार पर वो राष्ट्रीय आपात नहीं लगाया जा सकता। आंतरिक अशांति के स्थान पर
अब सशस्त्र विद्रोह शब्दावली का प्रयोग हुआ। अनुच्छेद 352 के तहत आंतरिक अशांति के स्थान पे सशस्त्र विद्रोह शब्दावली को शामिल किया गया और साथ में ये भी प्राविधान किया गया कि केवल कैबिनेट यानी मंत्रिमंडल शब्द का पहली बार प्रयोग 44वें संविधान संशोधन में ही हुआ और ये कहा गया कि मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर ही राष्ट्रपति वो राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा अनुच्छेद 352 के तहत कर सकता है। और जैसा कि मूल संविधान में प्राविधान था कि अनुच्छेद 352 के तहत जो राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा होगी उसका अनुमोदन 2 महीने के भीतर संसद द्वारा हो जाना चाहिए। उसके स्थान पर अब प्राविधान कर दिया गया कि 1 माह के भीतर ही वो अनुमोदन हो जाना चाहिए। एक और प्राविधान किया गया कि संविधान का जो अनुच्छेद 31 था उसे डिलीट कर दिया गया, निरसित कर दिया गया और जो मूलाधिकार था संविधान जो मूलाधिकार अभी तक था संपत्ति का मूलाधिकार वो जो है अब अनुच्छेद 301 के तहत वो अब एक कानूनी अधिकार वो विधिक अधिकार के रूप में रह गया। विधिक अधिकार अनुच्छेद 301 के तहत अब संपत्ति का जो मूलाधिकार था तक वो अनुच्छेद 31 में वर्णित था उसे हटा करके अब वो जो है उसे विधिक अधिकार के रूप में उसको मान्यता दे दी गई, लीगल राइट्स के रूप में उसे मान्यता दे दी गई। यहाँ पर साथियों जो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा लोकसभा तथा राज्यसभा के कार्यकाल को घटाकर 5 वर्ष मतलब बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था, उसे इस संविधान संशोधन द्वारा पुनः 5 वर्ष कर दिया गया। साथ ही एक और प्राविधान किया गया जो राष्ट्रपति को रबर स्टाम्प के रूप में बदलने का प्रयास हुआ था 42वें संविधान संशोधन में। एक बार फिर राष्ट्रपति की गरिमा को लाने का प्रयास किया गया और ये प्राविधान कर दिया गया कि राष्ट्रपति एक बार वो जो है पुनर्विचार हेतु विधेयक को या किसी विषय को वो वापस कर सकता है। तो साथियों ये जो है 44वां संविधान संशोधन महत्वपूर्ण है